हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड होगा और सेकंड आर्टिकल हम हेल्थ बजट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है रोड सेफ्टी से रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी मध्य प्रदेश में एक बस क्रैश हो गई और उस बस क्रैश की वजह से उसमें 51 लाइव्स, जो बहुत ही ज़्यादा अनमोल जीवन थे, उनकी डेथ हो जाती है। इनमें से ज़्यादातर तो बिल्कुल यूथ थे जो रेवा और सतना में एग्जाम गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए वहां पर जा रहे थे। इन लोगों की डेथ हो जाती है। अभी हमारे इंडिया में 18 जनवरी को जो हम रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं उसका एक्सटेंडेड फॉर्म को लॉन्च किया गया है ताकि लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो सके। अब ये एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट के बाद में एक मजिस्ट्रेट हेड जिसमें होगा मजिस्ट्रेट हेड होगा और वो कमेटी बना दी गई ताकि पता चले कि ये रोड एक्सीडेंट क्यों हुआ है। तो सबसे बड़ी कमी अगर इंडिया की है तो वो ये है कि कोई भी जब एक्सीडेंट, कोई भी क्राइम, कुछ भी होता है तो उसमें सेफ्टी एक्सपर्ट या जिस चीज से रिलेटेड क्राइम हुआ है उस चीज से रिलेटेड एक्सपर्ट की कमेटी नहीं बनती है, बल्कि हर चीज में जो मजिस्टेरियल जो इंक्वायरी है उसको बिठा दिया जाता है। बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवानी चाहिए थी और सेफ्टी एक्सपर्ट्स उसमें इंक्लूड किए जाने चाहिए थे। देखो यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे, पहले हम ये देख लेते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया कि इंडिया में अगर हम बात करें किसकी, व्हीकल्स की, तो पूरे वर्ल्ड के सिर्फ 1% व्हीकल्स हैं। और अगर डेथ की बात करें रोड एक्सीडेंट की वजह से, तो पूरे वर्ल्ड में जितने रोड एक्सीडेंट डेथ होती है उसमें से 11% सिर्फ इंडिया में हो जाती है। मतलब व्हीकल में सिर्फ 1% और डेथ में 11%। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली चीजें हैं। 2019 के यहाँ पर डाटा दिए गए हैं यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें बोला गया है कि 1,51,113 लोगों की डेथ हो गई और 4,51,361 लोग घायल हो गए, इंजर्ड हो गए थे। इन सारे एक्सीडेंट में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो लो इनकम हाउस होल्ड, स्पेशली जो रूरल एरियाज के लोग हैं, और ये लोग इससे परेशान होते हैं, सफर होते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर इसकी वजह से। ठीक है, देखो ये जो एक्सीडेंट होता है वो साइलेंट पेंडेमिक होता है। पेंडेमिक की वजह से अगर कोविड-19 की वजह से डेथ की डाटा और अगर रोड एक्सीडेंट के डाटा का कंपैरिजन करें तो ज़्यादा अंतर नहीं है। रोड एक्सीडेंट में उतने ही लोगों की डेथ हो जाती है, वो तो एक साल में, जितनी कोविड-19 की वजह से इंडिया में डेथ हुई है। तो जितने अवेयरनेस कोविड-19 के लिए फैलाई गई उतनी ही अवेयरनेस रोड सेफ्टी के लिए भी फैलाने की आवश्यकता है। देखो हमारे इंडिया में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल जो एक्ट है उसको पास कर दिया गया। इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, मतलब पेनल्टीज जो है वो काफ़ी हाई लेवल की लगाई गई थी। इसके अलावा जो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को बनाने की बात की गई थी। ये जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया उसमें ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक टारगेट है कि 2030 तक 50% तक जो ट्रैफिक की वजह से क्रैशेज होते हैं उनको 50% तक कम करना है। इसी की वजह से ये नया अमेंडमेंट बिल लाया गया, एक्ट बनाया गया। इसको इंट्रोड्यूस भी किया बहुत सारे स्टेट ने, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इन पेनल्टीज को, जो सीवियर पेनल्टीज थी, उनको रिड्यूस कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, इंक्लूडिंग गुजरात स्टेट। ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा क्या लगाई गई पेनल्टीज इस एक्ट में लगाई गई थी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे कर दिया जाएगा। मान लो कोई जिसका लाइसेंस नहीं बना हुआ और वो गाड़ी चला रहा है, कोई बच्चा, कोई चाइल्ड, तो उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या होगा, इंक्वायरी बैठेगी, उसके पेरेंट्स को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिग्नल तोड़ते हो तो पेनल्टीज बहुत हाई कर दी गई थी पहले की तुलना। हेलमेट नहीं कैरी कर रखा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, गाड़ी के आपके पास कागज नहीं है, तो हर चीज में पेनल्टीज को काफी इंक्रीज कर दिया गया था। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम इसी तरीके की पेनल्टीज क्रिएट की गई थी, लेकिन जब बाद में उस पेनल्टीज का रिएक्शन देखा गया तो देखा गया कि रोड एक्सीडेंट में पेनल्टीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई रिलेशन नहीं है कि आप पेनल्टीज बढ़ा दोगे तो रोड एक्सीडेंट कम हो जाएंगे।
ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि लोगों में कुछ ज़्यादा चेंज आया है इस मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा। एक इंडिया में देखो रोड सेफ्टी से रिलेटेड इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जो रोड है ना वो काफ़ी अलग है। जैसे यूएस, कनाडा, इनके रोड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो रोड हैं वो काफ़ी खुले खुले हैं। इसके अलावा जैसे वहाँ के जो हाईवेज हैं उनके ऊपर मिक्स ट्रैफिक नहीं चलता। हमारे यहाँ पर जो हाईवेज होते हैं उनके ऊपर, हमारे इंडिया में जो हाईवेज हैं उनके ऊपर आपको बस भी मिल जाएंगी, ट्रक भी मिल जाएंगे, ट्रैक्टर भी मिल जाएंगे, गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी, टू व्हीलर जो व्हीकल्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल, ये सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा वहाँ पे नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। इंडिया में जो रोड है वो काफ़ी एक तरीके की होती है। जैसे मान लो एक ही तरीके की रोड है, उस रोड में कुछ वेरिएशन नहीं है, इसकी वजह से जो ड्राइवर है उसमें बोरियत होने लग जाती है, उसको नींद आ जाती है और इसी की वजह से जो डेथ है, जो एक्सीडेंट है, उसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, देखो रोड सेफ्टी के लिए कई काम होते हैं। रोड सेफ्टी के लिए क्या काम होता है, एक तो होना चाहिए कि लोगों में भय हो। हालांकि भय वाला काम तो हमने कर लिया है, ये जो नया मोटर व्हीकल एक्ट जो हम लेकर के आए उसके थ्रू, क्योंकि पेनल्टीज बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दी है। दूसरा क्या होना चाहिए कि ह्यूमन एरर को एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब ह्यूमन ने क्या गलती की है, रोड बनाने में, इंजीनियरिंग में क्या गलती हुई है, और जो ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए उनमें क्या गलती हुई है, जो चला रहा था ड्राइवर उसमें क्या गलती हुई है, उन सबको एक्सेप्ट करना और उन सब में चेंज करना, ये सब कुछ भी होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको मैनेज करना। बहुत सारे एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं, उसके बाद में डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको टाइम पर इमरजेंसी जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि सिर्फ पेनल्टीज लगाने से रोड एक्सीडेंट कम नहीं होंगे, इसकी जगह जो पूरे वर्ल्ड में जो जो गाइडलाइंस फॉलो की जाती है रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए, वो हमें भी फॉलो करनी होगी और जो अमूल्य जीवन है लोगों का उसको सेव करना होगा। और इसके अलावा जो नेशनल हाईवेज हैं उनके लिए जो रोड सेफ्टी होनी चाहिए वो भी हमें इंक्लूड करनी होगी हमारे सेफ्टी रूल्स को इंक्रीज करने के लिए। जैसे हमारे इंडिया में रोड क्या होती है, कहीं से भी रोड निकाल देंगे। विदेशों में रोड जो होती है वो बिल्कुल खुली जगह होती है, वहाँ पर ज़्यादा, जैसे हमारे गाँव के बीच से नेशनल हाईवे चल रहा है, हमारे जो नेशनल हाईवे है उनके ऊपर आपको पैदल जाने वाले लोग मिल जाएंगे, उसके आसपास वाले एरिया में काफ़ी पॉपुलेशन मिल जाएगी, इसकी वजह से भी जो रोड क्रैश हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो देखो अगर हम इनके ऊपर काम करेंगे तो ये जो रोड एक्सीडेंट एक साइलेंट पेंडेमिक है इसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। और इसको कम करने के लिए लोगों में जो एजुकेशन है वो ज़्यादा करनी होगी, सिविल सोसाइटी, कॉरपोरेशन, प्रोफेशनल पुलिसिंग, इनको ज़्यादा बढ़ाना होगा। और ये सब कुछ करके हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रिड्यूस रोड डेथ्स एंड इंजरीज, इन सब को हम पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन करने से कुछ नहीं होने वाला कि आपने रूल्स बना दिए, उनसे कुछ नहीं होगा। रिजल्ट जब आएगा जब आप उस पर रह करके काम करोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो हेल्थ बजट से रिलेटेड है। हमारे बजट में हेल्थ के बारे में क्या क्या बताया गया है, हेल्थ के बारे में क्या क्या चीज़ें आई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो जो हमारा हेल्थ बजट है उसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें डिक्लेयर की गई थी। एक बार डिक्लेयर की गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेजेज। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट बजट देगी। दूसरा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा और जो जितना ज़्यादा और जितना इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल डिवाइसेज, फार्मास्यूटिकल्स इनको प्रोवाइड करेगा उनको ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा। मिशन कोविड सुरक्षा, देखो मिशन कोविड सुरक्षा को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि डेवलपमेंट और टेस्टिंग ऑफ इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट्स को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे जो बजट है उसमें देखो हेल्थ एंड वेलबींग बजट में डिस्कस किया गया था, मतलब हेल्थ, वाटर और सैनिटेशन इनको एक साथ मिला करके डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि
जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि हेल्थ, वाटर और सैनिटेशन तीनों में बिल्कुल क्लोज लिंक है। एक में अगर आप ढंग से इन्वेस्ट नहीं करोगे तो दूसरे में आपको नेचुरली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसी की वजह से जल जीवन मिशन, अर्बन जो मिशन है, उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा ताकि एक्सेस टू एडुकेट गुड क्वालिटी वाटर सप्लाई सभी लोगों को मिल सके। इसके अलावा जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है उसको पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री के अक्रॉस द कंट्री इसको एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि जो हमारे इन्फेंट्स हैं उनमें जो न्यूमोकोकल निमोनिया है वो मेजर किलर है 5 ईयर से नीचे के जो बच्चे हैं उनमें। ठीक है। इसके अलावा आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसको लॉन्च किया जाएगा ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें खर्च किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देखो ये इसको बजट में डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये जो हमारा आयुष्मान भारत इनिशिएटिव था उसी का पार्ट है। क्या नाम है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको 2018 के लास्ट समय में इसको लॉन्च किया गया था। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें ये बोला गया है कि जिन भी स्टेट ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है उसमें 2015-16 से 2019-20 का अगर जिन राज्यों में इनको इम्प्लीमेंट किया गया है पीएमजे योजना को, उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 20% का कमी आई है। ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या करना चाहिए? इम्प्लीमेंट और भी जो स्टेट हैं उनको करने चाहिए। इसके अलावा जो आयुष मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, उसमें 40% तक हाइक किया जाएगा, मतलब उसमें ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो लोग हैं वो योगा और आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा मुड़े हैं। तो लोगों को इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर अप्रोचेज हो सके कोविड-19 सिनेरियो में, इसलिए इसमें ज़्यादा खर्च किया जाएगा। लास्ट में इस आर्टिकल में बोला गया है कि और हमें ज़्यादा क्या करना चाहिए। देखो, बजट में इम्प्लीकेशन जो एलोकेशन है वो खूब किया गया है, समय के साथ में जो मांग थी उसके अकॉर्डिंग पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हो लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको नहीं देख रहे हो तो उसका कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात बजट में ये की गई है कि न्यूट्रिशन, वाटर, सैनिटेशन, इन सबको इंटरलिंक्ड करके, ये जो सेक्टर हैं बहुत ही क्लोज हैं और इन सबको एक साथ क्या करके, एक साथ कनेक्ट करके इनके ऊपर खर्च किया जाएगा, ताकि एक साथ बहुत सारे सेक्टर हैं उनकी हालत, सिचुएशन जो है वो इंक्रीज होगी। देखो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 और 15 फाइनेंस कमीशन ने ये बात बोली थी कि जो स्टेट्स हैं उनको भी 60% तक स्पेंडिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, किसके ऊपर? हेल्थ केयर के ऊपर। और इसके अलावा ये भी बोला कि 2022 का जो बजट आता है स्टेट का, उनमें अपनी हेल्थ को उन्हें 8% तक खर्च करना होगा। इस आर्टिकल में ये सब कुछ हमने डिस्कस किया कि बजट में क्या क्या बताया गया है और स्टेट कैसे इसमें इंक्लूड होकर के हमारे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।